हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच के लेक्चर नंबर 8 में। दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जिसका नाम है विलयन। आज आपकी 8वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा इंट्रो देना चाहेंगे इस बैच के बारे में। दोस्तों, YouTube पर एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिखर बैच। ये बैच क्लास 12 के लिए है। इस बैच में आपको बिल्कुल पेड बैच की तरह पढ़ाया जाता है। जैसे पेड बैच में DPP दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, वैसे ही इस बैच में आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो शिखर बैच है ये 2025-26 बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड से हों, सभी के लिए पर्याप्त। ना छोटा सा इंट्रो मुझे लगता है जरूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चे पहली बारी वीडियो पे क्लिक करते हैं, पहली बारी चैनल पे आते हैं, उनके लिए। तो आ जाइए मेरे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में, यानी कि हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है नॉर्मलता। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सांद्रता पद के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में पढ़ाया है, आयतन प्रतिशतता के बारे में पढ़ाया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में, मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। क्योंकि बच्चे, इन सभी वीडियोज में, इसके पिछले की जो वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल्स करवाया हूं। ठीक है दोस्त, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर समझ में तो आता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। ये मेरा वादा है, अगर इस भाई की वीडियो को देखोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूटेगा नहीं, आप सभी के सभी न्यूमेरिकल्स की खोपड़ी में छेद कर दोगे। ठीक है भाई, ये मेरा वादा है। तो आ जाओ, इसी बात के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बच्चे सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं नॉर्मलता के बारे में। दोस्त, नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने मोलरता को M लिखा था, नॉर्मलता को N लिखा था, ठीक है, मोललता को M लिखा था, वैसे ही नॉर्मलता को क्या लिखते हैं सर, कैपिटल N लिखते हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात सबको पता है सर, बहुत अच्छे से पता है। अब देखिएगा, नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। तो बच्चे, नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है भाई, फिर से पढ़ना, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब आपका सवाल यही होगा कि सर ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, इसको तो हम जानते ही नहीं है, इसका नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रामी पढ़ा ही नहीं है। सर मौज काट दिए, बवाल काट दिए। अरे भाई देख ना, तेरा भाई खड़ा है, कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। तुम मुझे सुनते जाओ, बस अभी सब कुछ लगा लोगे, सवाल भी लगा लोगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक। क्या बोलते हैं सर, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, इसको जानते हैं। तो मेरे भाई, जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है इसका 2 सूत्र होता है। क्या होता है दोस्त, 2 सूत्र होता है। बेसिकली इसकी परिभाषा आपको नहीं पढ़नी है ग्राम तुल्यांकों की संख्या की, इसको जानना है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाला कैसे जाता है। बेसिकली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है दोस्त, कैलकुलेट करना है, निकालना है मैथ के हिसाब से। ठीक है, नहीं तो कहोगे इसकी परिभाषा लिखवा दो, याद कर लें। परिभाषा लिखोगे, ज्यादा परिभाषा के चक्कर में पढ़ोगे तो सवाल नहीं आएगी। ठीक है भाई, और पेपर में ये सब लिखने के लिए नहीं आता, इसके ऊपर सवाल आता है। तो ध्यान से देखना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का 2 सूत्र होता है। पहला सूत्र होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के मोल गुणे में N गुणांक। सर एक बात बताइए, हमको आप यहाँ पे पढ़ाए कि नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, तो हमको समस्या क्या आई सर, हमको समस्या आई कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। तो आपने बताया कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के मोल। मोल तो हमको समझ में आता है सर, मोल कैसे निकाला जाता है, भार बटे अणु भार से हम निकाल लेंगे। लेकिन सर ये N गुणांक क्या है सर, ये क्या है N गुणांक। N गुणांक का तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। पेशेंस रखिए, अभी सब कुछ बताएंगे, आप टेंशन न लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है।
आप पढ़ते होंगे, आज दिन तक जो नॉर्मलता पढ़ने का तरीका पढ़े हैं वो बहुत खतरनाक है, ठीक है, गंदा है, उससे नहीं पढ़ना है। आज मैं जो तरीका बताने वाला हूं ये बहुत ही आसान तरीका है, लल्लन टॉप तरीका है। इसको लगाने के बाद एकदम दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा। क्या होने लगेगा मेरे भाई? दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे मेरे भाई। दूसरा फार्मूला क्या होता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार। अब देखो भाई, सर क्या इन दोनों फार्मूले से हमको निकालना है? नहीं, तो हम सजेस्ट करेंगे आपको पहला फार्मूला कि इस फार्मूले से आपको निकालना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के मोल गुणे में n गुणांक, ठीक है। इस वाले फार्मूले के ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो तुल्यांकी भार निकालने चलेंगे, ठीक है। तो आपको पहले वाले फार्मूले से लगाना है, हालांकि दोनों फार्मूला होता है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि n गुणांक कैसे निकाला जाता है। अगर आप n गुणांक निकालना सीख गए तो आपको बहुत आसानी से ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता चल जाएगी। मेरे भाई n गुणांक कैसे निकाला जाता है अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। n गुणांक निकालने का 3 तरीका है, यानी कि 3 लोगों का या 3 चीजों का क्या निकालते हैं? n गुणांक निकालते हैं। किसका किसका निकालते हैं बेटा? अम्ल के लिए n गुणांक निकलता है, क्षार के लिए n गुणांक निकलता है, और मेरे भाई लवण के लिए n गुणांक निकलता है। यानी कि अम्ल, क्षार, लवण तीनों के लिए n गुणांक का मान निकलता है अलग अलग तरीके से। अब ये कैसे निकाला जाएगा सबको बारी बारी से बताएंगे। तुम ये मत सोचना कि सर क्या पढ़ाया जा रहे हैं, एक नई नई कहानी जुड़ते चली जा रही है। तुम पेशेंस रखो, सब एक साथ बता देंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, n गुणांक निकालना है हमें अम्ल के लिए। अब बेटा अम्ल के लिए n गुणांक कैसे निकलता है? तो इसके लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं? अम्लीय हाइड्रोजन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे? अम्लीय हाइड्रोजन। सर ये अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है? अरे रुक ना, सब पता चलेगा। अम्लीय हाइड्रोजन देखते हैं। या फिर सर अम्ल के लिए n गुणांक का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा परिभाषा के टाइप में बताएंगे क्या? तो देखना, अम्ल के लिए n गुणांक, यानी n गुणांक का मतलब ये है कि 1 मोल अम्ल में उपस्थित कुल अम्लीय हाइड्रोजन, 1 मोल अम्ल में उपस्थित कुल अम्लीय हाइड्रोजन, यही क्या होता है? अम्ल का n गुणांक होता है। सर कुछ हो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते जाओ बेटा। सबसे पहले अगर मुझे अम्ल का n गुणांक निकालना है तो हमको क्या जानना है, इस पे फोकस करो, ठीक है। अब यहीं से कहानी बनेगी। कैसे बनेगी मेरे भाई? तो आपको जानना है अम्लीय हाइड्रोजन। अगर मान लो HCl दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? HCl एक अम्ल है, ठीक है। मान लो इसमें मुझे क्या निकालना है? n गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? n गुणांक निकालना है मेरे भाई। अगर HCl में n गुणांक निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ? हमको देखना है अम्लीय हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं सर? सर इसमें 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो n गुणांक का मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। यानी कि HCl में n गुणांक का मान कितना है सर? 1। क्यों? क्योंकि यहां पर अम्लीय हाइड्रोजन कितना है सर? 1। एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पर n गुणांक कितना है सर? 1 है। लेकिन सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्लीय हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो बेटा देखो, इसके लिए तरीका है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ जुड़ा है, या हैलोजन के साथ जुड़ा है। यस क्या होता है सर? यक्स क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, जिसमें क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जुड़ा है, या सल्फर के साथ जुड़ा है, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो फिर ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे दोस्त? अम्लीय हाइड्रोजन, ठीक है। देखो यहां पे जैसे H ना, ये HCl में H किसके साथ जुड़ा? Cl, और Cl क्या होता है? हैलोजन। देखो ये इसके साथ जुड़ा है, तो ये H कैसा है? अम्लीय हाइड्रोजन है। तो आपको कोई भी यौगिक दिया रहेगा, वहां पे देखना है अम्लीय हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो जितने अम्लीय हाइड्रोजन होंगे मेरे भाई, वही उसका क्या होगा? n गुणांक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और करवाता हूं, ठीक है। HCl में आपको पता चल चुका सर, HCl में 1 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे n गुणांक कितना आएगा सर? 1 आएगा मेरे भाई। H2SO4, अब H2SO4 में कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं सर? इसमें हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए n गुणांक कितना आएगा सर? सर n गुणांक यहाँ पे आएगा 2। सर कैसे? देखो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं सर, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखो ऐसे, ठीक है भाई। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, आप देखने का प्रयास करें। तो कितने हाइड्रोजन है? 2, और दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं सर? ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, सल्फर के साथ जुड़ा है, हैलोजन के साथ जुड़ा है, तो वो हाइड्रोजन कैसा होता है सर? अम्लीय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों के दोनों अम्लीय है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे n गुणांक कितना है सर? 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चन और आपके लिए मैं लेकर आया हूं ताकि आप पूरा संतुष्ट होकर जाएं।
मेरे भाई इस चैनल पे आपको संतुष्ट करके ही भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई अधूरा ज्ञान दिया जाए। और मेरे भाई एक चीज़ और याद रखना, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, घातक होता है। आप कहानी भी एक सुने होंगे, मतलब एक कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए, सुने होंगे, अधगल गगरी छलकत जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अधूरे ज्ञान वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो बहुत उछलते हैं, मछली की तरह इधर उधर कूदते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर पढ़ना है, और ठीक है सही से पढ़ना है। आप अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो तो ध्यान से देखो इधर, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मान लो मुझे H3PO3 में निकालना है, तो बेटा देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर, वैसे तो आप कह देंगे सर n की वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ पे n गुणांक कितना है सर 3 है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं धोखा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, कहीं कहीं क्या हो जाता है सर, धोखा हो जाता है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो यही क्या है सर, यही क्या है सर, अम्लीय हाइड्रोजन है। लेकिन नहीं, ये गलत है, यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन 2 है। कैसे? मैंने बोला है अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब यह है कि जब मेरे भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, सल्फर के साथ जुड़ा होगा, हैलोजन के साथ जुड़ा होगा, तभी वो हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन होगा मेरे भाई, अम्लीय हाइड्रोजन होगा। कैसा होगा सर, अम्लीय हाइड्रोजन होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं। लेकिन एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फास्फोरस से, तो ये अम्लीय हाइड्रोजन थोड़ी ना है, यही 2 ही हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 आएगी। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तुम्हारे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड से थोड़ा ऊपर की चीजें हैं। ठीक है मेरे भाई, आपका काम तो यहीं पे निपट जाएगा, ये इसमें ही निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख के चलो अच्छे से, क्योंकि सवाल को हम स्मार्ट तरीके से लगाएंगे, वो पुराने वाले फार्मूले से नहीं लगाएंगे। एकदम लेटेस्ट तरीका यार, मॉडर्न तरीका आ चुका है सवाल लगाने का। अब बार बार वही घिसे पीटे तरीके से पढ़ोगे तो फिर दूसरों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा मेरे भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे जान के टुकड़ो, आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये NO3 में निकालना है, तो मेरे भाई ये NO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब देखो कितने हाइड्रोजन है इसमें सर, एक ही है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1। यानी कि यहाँ पे n गुणांक कितना है सर, 1 है। अब ये H3PO4 में देखो, अब इसमें भैया 3 हाइड्रोजन है और तीनों के तीनों ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, यानी कि तीनों के तीनों अम्लीय हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा सर, 3 आएगा। कितना आएगा सर, 3। यानी कि यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 हैं, और n गुणांक भी कितना है सर, 3 है। आप लोग कमेंट में बताना, झूठ मत बोलना, क्या आपको समझ में आया क्या। अगर बेटा समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार फिर से पीछे करके देखना, आपको दिल पे हाथ रख के कहना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एकदम से 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। आ जाओ, तो हमने सीख लिया प्यारे बच्चे, हमने क्या सीखा, अम्ल के लिए n गुणांक निकालना। ठीक है, अगर हमें अम्ल के लिए n गुणांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई। अब एक शॉर्टकट में बता देता हूं, जैसे मान लो H2SO4 दिया है, तो इसमें निकालना है तो हम क्या देखेंगे, अम्लीय हाइड्रोजन, कितने अम्लीय हाइड्रोजन है सर, 2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2। ठीक है, और कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी बना के चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, सल्फर के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हैलोजन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आइए देखते हैं कि क्षार में कैसे निकाला जाता है। तो बहुत आसान है भाई, क्षार वाला सबसे आसान है। ठीक है, क्षार के लिए कैसे निकालना है बेटा, ध्यान से देखना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा 1 मोल क्षार में उपस्थित कुल OH आयन। अगर मुझे क्षार के लिए n गुणांक निकालना है तो हमको क्या देखना है, OH आयन, OH आयन चेक करना है। ठीक है भाई, OH आयन देखना। जैसे मान लो NaOH दिया है मेरे भाई, NaOH में कितने OH हैं, अगर NaOH को हम पानी में डालेंगे तो टूटेगा Na प्लस OH माइनस, तो कितने OH माइनस है सर, सर एक ही OH माइनस है, तो एक OH माइनस है, इसलिए यहाँ पे n गुणांक कितना है सर, 1 है। अरे बोलो यार, कितना है सर, 1 है। और एग्जाम्पल है तो यहाँ पे n का मान 1 आ गया। अब यहाँ पे कितने OH है सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 ही OH है, तो n का मान 2 है। मेरे भाई यहाँ पे कितने OH है सर, 3 OH है, तो n का मान 3 है, यानी कि n गुणांक है ये 1 2 3। ठीक है भाई, है ना आसान, बहुत आसान। इससे आसान कुछ है सर, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो महा आसान है। ठीक है, आ जाओ बेटा, आप जरा ध्यान से देखना, लवण के लिए निकालते हैं। अच्छा, लवण का मतलब क्या होता है, 1 मोल लवण में उपस्थित कुल पॉजिटिव या निगेटिव आयन का मान। अगर मुझे कोई सॉल्ट दिया है, वहां पे मुझे n गुणांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, वहां पे कुल निगेटिव या कुल पॉजिटिव आयन को देखते हैं। कैसे देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे NaCl दिया, क्या दिया है, मोर भाई, मोर नहीं मेरे भाई, है ना, देखना ई का हो गया रे। देखो जैसे मान लो NaCl दिया है, अब NaCl को अगर पानी में डालेंगे तो भाई ये कैसे टूटेगा, आप सभी लोग बताना। सर ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में।
आप सब लोग कमेंट में बताना मेरे भाई, कमेंट में बताना कि इसमें कितने प्लस हैं, चाहे प्लस वाला गिनो, चाहे प्लस वाला देखो, चाहे माइनस वाला देखो, ठीक है। तो चलो हम प्लस वाला लेके चलते हैं। कितने प्लस के चार्ज हैं सर? एक ही है, प्लस का एक चार्ज है, तो n गुणांक कितना है? एक। n गुणांक कितना आएगा सर? एक आएगा। अच्छा माइनस वाले लेते तो माइनस में भी कितना चार्ज है? एक है, तो आपको एक ही गिनना है, चाहे प्लस वाला गिनना है चाहे माइनस वाला, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा सर? n गुणांक होगा। जैसे NaCl दिया है मेरे भाई, NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो एक ही चार्ज है, इसलिए यहाँ पे n की मान एक आएगा, n गुणांक एक आएगा। अब Na3PO4 में बेटा जब इसको आयन में तोड़ते हैं तो 3Na प्लस होता है। देखो बेटा ध्यान से देखना कैसे टूटेगा। Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। कितने सोडियम है सर? 3, तो 3 लगा देंगे प्लस में। PO4 के ऊपर -3 होता है, कितना होता है सर? -3। तो बेटा चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला, अगर प्लस वाला गिनेंगे तो देखना सर इसमें माइनस वाला गिन के बताइए ना। तो देखो बेटा एक PO4 कितना है? एक, और कितना चार्ज है सर? -3, यानी कि 3 का चार्ज है, तो n की वैल्यू कितनी है सर? 3। माइनस और प्लस नहीं लेते हैं, पूरी वैल्यू रखते हैं, ठीक है भाई। तो n की वैल्यू 3 है। जैसे इसमें प्लस वाला गिनते हैं तो प्लस में देखो एक सोडियम के ऊपर कितना है? +1, यानी कि एक सोडियम के ऊपर 1 है, 3 सोडियम में तो कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। तो चाहे प्लस वाला गिनो चाहे माइनस वाला, वैल्यू वही आएगी, ठीक है भाई, ठीक है सर। जैसे इसमें निकालना है, ये भी एक लवण है, बड़ा सा दिया हुआ है, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। अगर पोटेशियम को तोड़ेंगे तो K+ होता है, लेकिन कितने पोटेशियम है सर? 2, तो 2K+। बेटा SO4 के ऊपर कितना होता है सर? -2। प्लस में एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है सर? +3, लेकिन कितना सर? ये 2 है। अब देखो SO4 के ऊपर कितना आता है सर? -2, लेकिन कितनी बार है सर? 3 बार। तो टोटल प्लस गिन लो, टोटल माइनस गिन लो, 2 में से 1 कर लो। तो चलो प्लस वाला गिनते हैं। अब बेटा प्लस में कितना? पोटेशियम के ऊपर कितना है सर? 1, +1 चार्ज है, लेकिन 2 बार पोटेशियम तो 2 हो गया, और प्लस वाला सर ये है। एक एल्युमिनियम के ऊपर कितना है सर? 3 है, तो 2 एल्युमिनियम है तो कितना हो जाएगा सर? 6। तो 6 तो कितना हो गया सर? 8। तो n गुणांक का मान कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, ठीक है। n गुणांक कितना हो जाएगा सर? सर हमारा n गुणांक हो जाएगा 8, ठीक है मेरे भाई। अगर चाहे इसमें आप माइनस वाला भी गिन सकते थे। कैसे गिनते? अगर माइनस वाला गिनना तो SO4 के ऊपर -2 है तो 2 लिख दो, ठीक है, प्लस में। और SO4 के ऊपर -2, लेकिन कितनी बार है सर? 3, और 3 बार SO4 है, -2 -2 -2 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 2 कितना हो जाएगा सर? 8। इस प्रकार से इसमें भी निकाल लेंगे। तो कुल मिला के मेरे दोस्त हम लोग n गुणांक निकालना सीख गए। अब जरा ध्यान से देखना। अब बताओ कितना कठिन है ये? बताओ तुम लोग, बताओ ये कितना कठिन है? क्या तुम ग्राम तुल्यांक नहीं निकाल पाओगे? विलेय के मोल, मोल निकालना आता है, n गुणांक भी निकाल लेंगे। ऐसे देखो क्वेश्चन देखते मान। अब तुम बताओ क्या यहाँ NaCl में n गुणांक नहीं बता पाओगे? NaOH में n गुणांक नहीं बता पाओगे? HCl में n गुणांक नहीं बता पाओगे? H2SO4 में n गुणांक नहीं बता पाओगे? अबे गधे बता लोगे, देखते ही बता लोगे फटाक से। अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे कि ये निकालोगे? देखते देखते मान आंसर बता दोगे। देखते मान क्या बता दोगे आंसर? ये है स्मार्ट तरीका, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग चाहिए। अगर तुम्हारे पास दिमाग होगा ना, इतना सा भी दिमाग होगा, तो इसको समझ जाओगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। और तुम्हारा दिमाग झंड है, तुमको समझ भी नहीं आएगा फिर, चाहे जैसे पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, मेरे शब्दों को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं प्यार में ही आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे बहुत लगाव है, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है कि बच्चे हमारे पढ़ के बहुत खतरनाक तरीके से रिजल्ट देंगे। अब जरा ध्यान से देखना। अब बेटा आ जाओ, n गुणांक निकालना सीख गए तो बहुत सही बात है, ठीक है भैया, सही है सही है सही है सही है सही है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारा फाइनल फार्मूला क्या था? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन। तो भाई ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या सीख लिए हम लोग? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर मोल है ना, विलेय के मोल गुणे में n गुणांक, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग सीख के आ गए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से सीख गए, इसलिए हमने यहाँ इसको लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। और आयतन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आ जाओ न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आपको और जानना है, यही है आपकी दिल की बात। क्या है दोस्त? दिल की बात है, ठीक है, दिल की बात है, इसको नोट करके रखिएगा। क्या नोट करना सर? नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n गुणांक होता है। यह रिलेशन है। कैसा रिलेशन है सर? नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध। सब लोग कॉपी में लिख लेना, ठीक है, अच्छे से। संबंध कैसे लिखा जाता है देख लेना, कमेंट मत करना कि सर गलत लिखते हैं,
क्योंकि मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा लिखना नहीं आती, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छा लिखने का, ठीक है। तो ये है, तो नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध यही है। अब बेटा देखो, पहला सवाल आपके पेपर में आया 0.2 एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब क्या है सर? मोलरता। क्या है सर? मोलरता। H3PO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। नॉर्मलता निकालना है तो आपको पता है नॉर्मलता बराबर क्या होता है, सूत्र अभी आपने बताया सर, मोलरता गुणे में एन गुणांक, मोलरता गुणे में एन गुणांक। मेरे भाई आपने यही चीज तो सीखा अभी। और बेटा मोलरता ये दिया है 0.3, मोलरता कितना दिया? 0.3, तो 0.3 कर दिए। मेरे भाई एन गुणांक, H3PO4 का एन गुणांक, अरे इधर आ जाओ पागलों, इधर आ जाओ पागलों, इधर आओ। देखो देखो देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था ना H3PO4 में एन गुणांक कितना होता है सर? 3 होता है। कितना होता है सर? 3। ठीक है, अभी निकालना मैंने सिखाया था, इसलिए मैंने कहा तुमको लाइव दिखा दूं तुरंत। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 3। देख तो देखते मान बता देना 3, तो 3 कर दो तो 0.9। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मलता का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। हो गया। अब देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, अब ढूंढते रहेंगे कहाँ लगाएं इसमें, ई वाला फार्मूला लगाएं कि वो वाला फार्मूला लगाएं, इधर उधर परेशान रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर तुमने सही से पढ़ा है और जयसर से पढ़ा है तो इसकी खोपड़ी में छेद कर दोगे, सवाल बच के जाने नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। आ जाओ, थोड़ा सा आगे आते हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगली सवाल आपके सामने है, इसको आप लगाएंगे, ठीक है भाई। अगली सवाल आप खुद लगाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको आप खुद लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे अब जरा ध्यान से देखेंगे। 500 ml विलियन में, यानी कि विलियन का आयतन दिया है, क्या दिया सर? विलियन का आयतन दिया, कितना दिया सर? 500 ml, ठीक है। और मेरे भाई विलेय का भार दिया, कितना दिया सर? विलेय का भार दिया कितना? 9.8 ग्राम, ठीक है। H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मलता निकालना है तो निकाल लो भैया। नॉर्मलता बराबर सूत्रवा लिख दो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में क्या लिखेंगे बच्चे? विलयन का आयतन लीटर में, है ना, लीटर में, लीटर में। अब मेरे भाई इसको लगा लो। कैसे लगाएंगे सर? अब कैसे लगाएंगे बेटा बताओ फटाक से। अब इसको लगाने का तरीका यही है कि अब हम लोग क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या इधर निकाल लें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है भैया? मोल गुणे में एन गुणांक। अब मोल कैसे निकालेंगे? भार बटे अणु भार। भार कितना दिया है सर? 9.8 दिया है। और मेरे भाई H2SO4 का अणु भार कितना आता है सर? 98 आता है। कैसे? 1 × 2 प्लस में 16 दूनी 32, ठीक, सॉरी, हाँ, सल्फर का 16 होता है तो अणु भार 32 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर? 16 × 4, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा सर? 98 आएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 0.1 आएगा। कितना आएगा सर? 0.1 आएगा, ठीक है। करके दिखा दें? अबे इतना कैलकुलेशन आना चाहिए सबको, ठीक है। नहीं आता तो देख लो। 9.8 डिवाइडेड बाई क्या करना है? 98, कितना आएगा सर? 0.1, ठीक है। देख गया क्या? 0.1 आ गया। और मेरे भाई एन गुणांक कितना आएगा? अरे बोलो एन गुणांक कितना आएगा सर? एन गुणांक का मतलब है कि H2SO4 में 2 आएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था सर 0.2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0.2। अब देखो ये कितना है? 500 ml में दिया है, लीटर बदलने के लिए 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो, ठीक है। तो बेटा ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी कि 0.4 नॉर्मल। यही तुम्हारा आंसर है। अरे बोलो ना यार, कितना कठिन है? बहुत कठिन है सर, नहीं आ रहा है। अरे हमारे बच्चों को आ ही नहीं रहा है, बहुत कठिन है। अरे सर कैसा मजाक करते हैं, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है भाई। तो चलो अब तुम लोग लगाते रहो, मैंने सिखा दिया नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है, फार्मूला बता दिया, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टच करिए,
नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट करिए प्यारा सा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, और हमें प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे क्या करिए, फॉलो करिए, ठीक है भाई। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ जुड़कर, और भी साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो बहुत बहुत आभार, यहाँ तक आपने देखा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से, ललन टॉप तरीके से, ठीक है भाई।